सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एफ वाई बी कॉम का जो हमारा बेसिक टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है इसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 चालू करेंगे। तो ये फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का, जिसके अंदर जो स्टार्टिंग की चीज़ें हैं मीनिंग वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो देन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले ही आपको बता दूँ ये जो अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो न्यू सिलेबस आपका आया है उसके हिसाब से ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो टोटल आपके 2 मॉड्यूल्स है, जो कि अपना फर्स्ट जो मॉड्यूल है अभी चल रहा है। तो अभी हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बेसिक टूल्स, जिसके अंदर अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, सेकंड चैप्टर भी खत्म हो गया एंड अब हम लोग थर्ड चैप्टर का चालू करेंगे जिसका नाम है फंक्शंस, ठीक है। तो ये चैप्टर को आज हम लोग चालू करेंगे। इसका ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेक्चर्स होंगे एंड देन ये भी फिनिश हो जाएगा। देन देखो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मीनिंग ऑफ फंक्शन बताया गया है कि एक फंक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ कि फंक्शन का क्या मतलब होता है, तो देखो फंक्शन का मतलब होता है एक फंक्शन एक रूल होता है, एक टाइप से कह सकते हो। एक रूल को हम फंक्शन बोलते हैं, जो हमें ये दिखाता है कि कैसे उस दूसरे वेरिएबल में, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे तो उस हिसाब से हमारी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू किस तरीके से चेंज हो जाएगी। जब ये दिखाता है हमको कोई भी एक रूल, तो उसको हम फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। नहीं समझ आएगा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पर आपको एक ये दिख रहा है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। आपने मे भी पढ़ा होगा कि देखो ये जो y है इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, ये जो f है इसको हम फंक्शन बोलते हैं, और ये जो x है इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पर ये जो f है यही फंक्शन है अपना। अब देखो इसको अगर हम यहाँ पे, तो आप नॉर्मल ये तो फॉर्मूला है इसकी वजह से देख रहे हैं, अगर हम इसको न्यूमेरिकली देखें यानी नंबर्स में कन्वर्ट करके देखें, तो जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल है y इक्वल टू 5x-3, ठीक है। अब इसमें फंक्शन किधर है, आप बोलोगे यहाँ पे तो f लिखा ही ये नहीं है, तो फंक्शन किधर गया, ठीक है। तो देखो फंक्शन क्या है यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो फंक्शन का मतलब होता है कि ये जो x है इसके अंदर जो भी हम चेंजेस करने वाले, जैसे इसके अंदर हमने मल्टीप्लाई किया, देखो देखो x से अपना जो है उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड उसको 3 से हमने माइनस कर दिया। तो ये जो हमने x के साथ जो भी फॉर्मूला मतलब रूल्स लगाए हैं कि 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से माइनस कर दो, तो ये जो रूल जो हमको दिखा रहा है ये हमको बताएगा कि अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको ये देख सकते हो कि देखो x के अंदर 5 से मल्टीप्लाई करो और 3 से माइनस कर दो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर हम x के अंदर चेंज करेंगे ये करके तो हमको y की ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो रूल दिख रहा है आपको, इसी को हम फंक्शन बोल देते हैं। यानी क्या कि ये जो एफ एक्स जो है, ये जो f आपका ये जो फंक्शन है x का, ये कहना चाहता है कि देखो अगर आप y की वैल्यू चाहते हो, ये जो y की वैल्यू चाहते हो कि मतलब मान लो जैसे आप जानना चाहते हो कि आपकी डिमांड जो है वो 50 डिमांड कब होगी, कितने प्राइस पे होगी, ठीक है। आप प्राइस पे कितनी डिमांड होगी ये जानना चाहते हो, मान लो ये प्राइस है, ठीक है। तो अब ये जो फंक्शन है यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा कि देखो अगर आपको मान लो प्राइस की वैल्यू पता है, तो अब प्राइस के अंदर मतलब बेसिकली आपका जो प्राइस है उसके अंदर कितना आप प्लस करोगे, कितना माइनस करोगे, कितना मल्टीप्लाई करोगे, वो जो रूल दिखेगा आपको वही आपका फंक्शन हो जाता है, ठीक है। नहीं समझ आएगा आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अभी के लिए इतना समझो कि जो रूल्स होते हैं यानी कि ये जो रूल है इसी को हम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे पढ़ लेते हैं। पहले इतना पढ़े थे उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। नहीं समझा होगा टेंशन मतलब आगे समझ आएगा। तो साइंस इज बेस्ड ऑन स्टडिंग हाउ वेरिएबल, जैसे कि आपको बोला गया स्टार्टिंग में कि देखो अपना जो साइंस है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि हम स्टडी करते हैं कैसे वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ईच अदर रिलेटेड होते हैं, ओके। अब ये देखो फंक्शंस जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं इकोनॉमिस्ट को मॉडल को और जो इकोनॉमिक फेनोमेनस होते हैं उनको एनालाइज करने में, ठीक है। मतलब उनकी स्टडी करने में इकोनॉमिस्ट की हेल्प की जाती है, ठीक है। तो ये जो फंक्शंस होते हैं ये हमको ये बताते हैं कि कैसे एक जो वेरिएबल है, ठीक है, जो अपना एक वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर x की बात की गई थी कि ये जो x है इसके अंदर हम क्या क्या अगर कुछ चेंजेस लाएंगे तो इसकी वजह से दूसरे जो वेरिएबल्स होते हैं, अदर वेरिएबल जैसे यहाँ पर y है उसके अंदर कितने चेंजेस आ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मान लो हम x की वैल्यू जो रहते हैं वो 2 ले लेते हैं, ठीक है। 5 × 2 - 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा एंड देन ये -3 हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपकी y की वैल्यू जो रहेगी वो 7 आ जाएगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि देखो आपका जो x था यानी x जो था वो 2 था, 2 के अंदर अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मान लो जैसे आपकी ये प्राइस है तो आपने प्राइस को पहले 5 गुना कर दिया, फिर उसमें 3 कम कर दिया, तो उस हिसाब से अब आपकी डिमांड कितनी हो जाएगी वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि फंक्शन जो रहते हैं वो हमको ये बताते हैं, रूल्स दिखाते हैं कि मतलब क्या क्या चेंजेस आप लाओगे अपने वेरिएबल के अंदर, तो उसकी वजह से आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है आपको मिलेगा, मतलब
दूसरे वेरिएबल में भी चेंजेस आपको दिख जाएंगे फिर। तो इट एक्सप्लेन हाउ चेंज इन वन वेरिएबल अफेक्ट अनदर, ठीक है, कि एक वेरिएबल के अंदर हम चेंज करेंगे तो किस तरीके से दूसरे वेरिएबल में चेंज आएगा। कि जैसे यहाँ पर अगर आप 3 से माइनस नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको ये जो y की वैल्यू है वो 10 मिल जाएगी, लेकिन अगर आप 3 से माइनस करते हो तो आपकी वैल्यू 7 मिल जाएगी। तो मतलब जैसे जैसे आप इसके अंदर चेंजेस लाओगे इसके अंदर भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में जो रहता है फंक्शंस को हम ये बोलते हैं कि फंक्शंस हम उन्हें बोलेंगे कि बेसिकली ये एक एक्सप्रेशन होता है जो हमें दिखाता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को। कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है आपको दिख रहा है कि अगर आप x के अंदर 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस करोगे तो ये जो कॉज है आपने ये जो सारी चीज़ें की है इसके अंदर, इसकी वजह से इफेक्ट क्या पड़ेगा आपको y की वैल्यू 7 मिल जाएगी, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बोला वही। तो फंक्शन एक्सप्रेस द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन वन और मोर अदर वेरिएबल, ठीक है, कि यहाँ पर आपको फंक्शन के अंदर ये दिखता है कि कैसे ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये दूसरे अदर जो वेरिएबल है यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके अंदर चेंजेस आएंगे तो इसमें भी चेंजेस आए जाएंगे। तो ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे उसके अंदर चेंज एक वेरिएबल में चेंज करने की वजह से बाकी के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है एक फंक्शन का कि जैसे स्टूडेंट्स के जो ग्रेड्स होते हैं, आपके जो मार्क्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। पहला तो हो गया आप कितना घंटा पढ़ोगे, ठीक है, 50% तो इसी पे डिपेंड करता है, और 25% पड़ता है कि आप कितना अटेंडेंस लेते हो, कि मतलब कॉलेज में कितना बार जाते हो, कितना अटेंडेंस आप रेगुलर जाते होंगे तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे। तो रेगुलर आपकी अटेंडेंस कितनी है एंड प्रायर जीपीए कि पहले आपके कितने मार्क्स आते थे। तो वो सारी चीज़ें जो है जब आप ये सारी चीज़ों को मिला लोगे तो आपको पता चल जाएगा, मतलब आपको एक अप्रॉक्सीमेट नंबर मिल जाएगा कि आपको कितना मार्क्स मिल सकता है। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है, मतलब बेसिकली यहाँ पर फंक्शन क्या है, तो ये फंक्शन है कि मतलब अगर आप पढ़ाई ज़्यादा करते हो, ठीक है, ये बेसिकली देखो यहाँ पे मेन वेरिएबल कौन सा है आपकी स्टडी हावर्स है, ठीक है, कि आप ज़्यादा स्टडी हावर में अगर आप एक्स्ट्रा स्टडी हावर करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो अपना फंक्शन है वो ये दिखा रहा है कि ये किस तरीके से आपके जो स्टडी हावर है वो आपके इस वेरिएबल जो अपना ग्रेड्स है उसको अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन कुछ नहीं है, वो बस यही दिखाते हैं कि कैसे इसके अंदर आप चेंजेस लाओगे तो आपका ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर भी चेंजेस आ जाएगा। तो हियर लिखा है कि देखो कि ग्रेड्स जो रहते हैं वो आपके डिपेंड करते हैं स्टडी हावर, क्लास अटेंडेंस और प्राइस जीपीए के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। एंड आपका अगर देखोगे तो जो स्टडी हावर है इसका ज़्यादा ट्वाइस इम्पैक्ट है बाकी अगर वेरिएबल के हिसाब से देखोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि जब आपके जो मतलब एक वेरिएबल जो है उसके अंदर चेंजेस आने की वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंज आता है, तो ये जब एक्सप्रेस करता है कोई रूल तो उसी को हम फंक्शन बोलते हैं। देखो यहाँ पे लास्ट एक पॉइंट लिखा है कि व्हेन द रिलेशनशिप इज सच दैट, मतलब इस प्रकार का एक रिलेशन है जहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल जो है जैसे एक्स वेरिएबल जो है देयर कॉरस्पॉन्ड वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वाई देन इज सेट टू बी एन फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब क्या यहाँ पर ये बोला गया है कि यहाँ पर मतलब ये कि देखो आपका जो कोई भी ऐसा एक सिचुएशन, एक ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पर एक जो अपना एक्स वेरिएबल जो है उसके अंदर कोई भी हम चीज़ करें, उसके अंदर मतलब कोई भी चेंजेस लेके आए और उस वजह से आपकी जो दूसरा वेरिएबल y है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर बोला जाएगा कि आपका जो ये जो y है मतलब y जो है वो x का जो है वो फंक्शन है, ठीक है। मतलब यहाँ पर लिखा गया है कि देन y सेट टू बी द फंक्शन ऑफ x, कि मतलब x का जो फंक्शन है वो y है, इस तरीके से बोला जाता है, मतलब बेसिकली लैंग्वेज है बोलने की। अब देखो यहाँ पर बताया गया है फंक्शन एज अ रूल, ठीक है, कि फंक्शंस जो रहते हैं वो रूल होते हैं। यहाँ पर पहला ये बोला गया है, मतलब इसकी मीनिंग को समझाने के लिए एक एक करके इसको तोड़ तोड़ के अच्छे से समझाने के लिए पहला पॉइंट ये है कि फंक्शन एज अ रूल। अब देखो फंक्शन जो रहते हैं वो एक रूल होते हैं, मतलब नॉर्मल इसका मीनिंग देखोगे तो यही होता है कि ये रूल होते हैं जो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एक वेरिएबल में आप ये अलग अलग चेंज लाओगे तो कैसे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा। और देखो लिखा है यहाँ पर जैसे यूजिंग फंक्शनल नोटेशन, नोटेशन का मतलब होता है वेरिएबल्स, ठीक है। तो वी राइट, देखो यहाँ पर हम जिस तरीके से लिखते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स, जहाँ पर हम इस तरीके अगर इसको हम लैंग्वेज में रीड करें तो इसको इस तरीके से रीड किया जाता है कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x, ठीक है, यानी कि हम इस तरीके से रीड करते हैं कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x, ठीक है, कि y जो है वो फंक्शन है x का, कि अगर y के x के अंदर कोई चेंज हो जाएगा तो y भी उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लेटर f जो है वो स्टैंड करता है फॉर द रूल विच वी यूज टू फॉर्म ऑफ फ्रॉम अ वैल्यू ऑफ x टू वी वैल्यू ऑफ y, यानी क्या कि ये जो f है
ये किस लिए है, तो ये एफ स्टैंड करता है रूल के लिए। रूल मतलब क्या, कि हम जो भी एक्स के अंदर चेंजेस करने वाले, यानी उसके अंदर प्लस करने वाले, उसके अंदर माइनस करने वाले, उसके अंदर डिवाइड मल्टीप्लाई, जो भी चीज़ें करने वाले हैं उस एक्स के अंदर, और उस वजह से जो भी वैल्यू हमको मिलेगी वाई की, तो यहाँ पर जो भी हम इसके अंदर मतलब चेंजेस करने वाले हैं, मतलब जो भी इसके अंदर हम ऐड सब्सट्रैक्शन करने वाले, तो ये जो रूल्स है इसी को हम एफ बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम ये फंक्शन एफ बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, द रूल टेल अस हाउ टू ऑपरेट ऑन एक्स टू गेट वाई, यानी क्या कि ये जो अपना एफ जो है ये हमको ये बताता है कि एक्स के अंदर आप क्या क्या चेंजेस करोगे कि आपको वाई मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप 5x को जो है 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे एंड माइनस करोगे 3 से, तो ऐसे टाइम पर आपको y मिल जाएगा। तो ये जो रूल है इसी को हम यहाँ पर f लिख देते हैं, फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि पहले ही आपको समझा रहा था कि आपको आगे समझ आएगा, मे भी अब आपको समझ आ गया होगा कि f और कुछ नहीं है, ये रूल है। ये रूल ये हमको बताएगा कि x के अंदर आपको क्या क्या चेंज करोगे जिससे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो रूल्स है जो आपको बता रहे हैं, तो ये रूल को ही हम f यानी फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मे भी समझ आ गया, द रूल हियर इज टेक x multiply it by 5 and subtract 3, this then yield to the value of y, कि आपको y की वैल्यू मिल जाएगी तब अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे। तो ये जो रूल है इसी को हम फंक्शन लिखेंगे बोलेंगे, ठीक है। मे भी आपको फंक्शन एज अ रूल समझ आ गया होगा। अब इसके आगे ही चीज़ें भी लिखी गई है कि द वेरिएबल और द, अब देखो यहाँ पर मतलब आगे ही चीज़ें बताई गई है कि देखो जो अपना वेरिएबल होता है, मैं यहाँ पर लिख के दे देता हूँ, ओके, कि आपको अच्छे से समझ आएगा। कि देखो जो वेरिएबल जो लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाले साइड में, लेफ्ट साइड में, तो ये जो लेफ्ट साइड में आपके है इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और इनकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है जो भी अपने राइट साइड हैंड में जो वेरिएबल्स होते हैं उनके ऊपर, तो मतलब एक्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, ओके। अब देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड के जो रिप्रेजेंट करता है ये इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी क्या कि अपना ये जो राइट हैंड साइड में है, मतलब ये साइड में जो है ये कॉज है कि इसके अंदर हम चेंजेस करेंगे और उस कॉज की वजह से जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। तो मैं भी आपको समझ आ गया हो इतना। अब देखो आगे लिखा है वही चीज़ कि द वेरिएबल ऑन द राइट हैंड साइड इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सिंस इट कैन टेक ऑन एनी वैल्यू व्हाट्सोएवर, ठीक है, इसके अंदर कोई भी आप वैल्यू को ऐड प्लस माइनस कर सकते हो, तो इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इस वजह से इसके अंदर चेंजेस आने वाले तो इसलिए इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पर y बताया गया वही वाला चीज़ कि द लेटर f एज एक्सप्लेन्ड अबव टेल अस द फंक्शनल रिलेशन इज इन्वॉल्वड, यहाँ पर आपको फंक्शनल रिलेशन बताया जाता है कि देखो y जो है और x के बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में रिलेशन है कि आप उनसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करो और फिर 3 माइनस कर दो, तो ये जो रिलेशन बताया जा रहा है इसी को हम f बोल देते हैं कि ये रूल अगर आप फॉलो करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। तो ये जो रूल है कि मतलब कि आपको क्या क्या करना है x के अंदर ताकि आपको y की वैल्यू मिले, तो ये जो रूल है वही आपका फंक्शनल रिलेशन है, मतलब फंक्शन है कि आपको ये बता रहा है कि कैसे क्या क्या रिलेशन उनके अंदर है, ओके। अब इन दैट नॉलेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विद इन द पैरेंटेज ऑन द राइट हैंड साइड अलो अस टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब क्या कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसका मतलब ये है कि अगर आपको मान लो कि अगर आपको राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल x है अगर उसकी वैल्यू आपको पता रहती है, कि जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था 2 इसकी वैल्यू मान लो, तो ऐसे टाइम पर आपको ये जो y वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है, कि आप इसको सॉल्व करके इसके अंदर जो रूल्स है फंक्शनल रिलेशन जो है उनको अप्लाई करके आप y की वैल्यू को निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बोली गई। उसके बाद आगे बोला गया कि जो राइट हैंड साइड में जो है वो एक्सप्लेन करता है, आपको कॉस बताता है। although in this case we have used f, जैसे अगर हमने अभी एग्जांपल बताया तो उसके अंदर मैंने फंक्शन को डिनोट करने के लिए f लिखा है, ठीक है। यहाँ पर मतलब बेसिकली f इसलिए लिखा जाता है ताकि आपको आसानी पड़े, आप समझ सको कि हाँ ये फंक्शन है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको f ही इस्तेमाल करना है। मतलब क्या कि आप कोई भी फंक्शन कोई भी एक अल्फ़ाबेट जो है इस्तेमाल कर सकते हो। कई लोग जी इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई आप मतलब कोई भी लेटर इस्तेमाल करते सकते हो। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो कि y = y1 और उसके बाद आप x लिख सकते हो। मतलब कोई भी वेरिएबल यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई इस पाबंदी नहीं है कि आपको f ही लेना रहता है। तो एनी कन्वीनियंट सिंबल कैन बी यूज टू डोनेट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फंक्शनल रिलेशन, यानी क्या फंक्शनल रिलेशन को दिखाने के लिए कोई भी लेटर ले सकते हो, एफ भी ले सकते हो, जी भी ले सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी, जेड भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं रहता कि आपको एफ ही लेना रहता है, ओके। तो यहाँ पर अपना ये मीनिंग आपको समझ आ गया होगा, रूल समझ आ गया होगा कि फंक्शनल एज अ रूल, कि फंक्शन जो है एक रूल होता है, ओके, जो अपने रिलेशन दिखाता है वेरिएबल्स के बीच का। उसके बाद देखो अब आगे लिखा है सम कन्वीनियंस इन फंक्शनल नोटेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो
कि देखो फंक्शनल जो अपने फंक्शंस जो होते हैं उसके अंदर हम कुछ नोटेशंस का इस्तेमाल करते हैं। नोटेशन का मतलब होता है कुछ ऐसे वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने मैथ्स में देखा होगा, ओके, कि जैसे अगर आपने मे बी सॉल्व किया होगा ऐसे ऐसे सम्स कि आपको कोई एक वैल्यू नहीं पता होती है, जैसे अगर मान लो आप ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे लिए आप लिखते जा रहे हो एंड देन बीच में ऐसे डॉट 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 कर देते हो एंड लास्ट में आप 9 लिख देते, एन लिख देते हो, ठीक है। एन का मतलब होता है कि नाइन्थ नंबर का जो भी मतलब nth नंबर का जो भी लास्ट नंबर है, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है लास्ट नंबर कौन सा है। तो ऐसे टाइम पर आप ऐसे एक वेरिएबल का इस्तेमाल करते हो, एक नोटेशन का इस्तेमाल करते हो। और बेसिकली कन्वेंशन का मतलब होता है कि मैथमेटिक्स के अंदर जो भी ऐसे रूल्स होते हैं वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसी को कन्वेंशंस बोला जाता है। तो देखो ये जो फंक्शन है उसके अंदर कौन से ऐसे कन्वेंशनल्स जो नोटेशंस होते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर अब बताया जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिखा है अज्यूम वी आर टॉकिंग अबाउट सम सीक्वेंस ऑफ नंबर, कि हम लोग कुछ सीक्वेंस ऑफ नंबर की बात कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, फिर डॉट 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 ऐसे आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे नंबर है ऐसे चलते जा रहे हैं, नेचुरल नंबर। तो इफ़ वी विश टू टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर टर्म इन दिस सीरीज विदाउट इंडिकेटिंग विच वन, कि हम चाहते हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर के बारे में बात करें, लेकिन हमको मतलब दिखाना भी नहीं चाहते कि मतलब कौन से नंबर की बात की जा रही है, मतलब बेसिकली हमको पता ही नहीं है कौन सा नंबर। तो वी विल टॉक अबाउट द ith नंबर, मतलब क्या कि जैसे अगर हम बोलना चाहते हैं कि देखो इस नंबर पे अगर हम लोग चले जाते हैं तो हमको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अगर मान लो जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते हम पर्टिकुलरली इस ith नंबर पे अगर चले जाएंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी। अब ये ith नंबर कौन सा हमको नहीं मालूम, बट ये जो नोटेशन हमने इस्तेमाल किया, ये जो वेरिएबल इस्तेमाल किया है, ये हमको हेल्प करता है मतलब कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर ये काफ़ी हेल्प करता है। तो ये फंक्शनल नोटेशन के अंदर ये मतलब इस्तेमाल किया जाता है, फंक्शंस के अंदर जो है ये नोटेशन का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे आई नंबर या फिर एन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, ठीक है। इफ़ वी जैसे विच माइट बी फिफ्थ और द फिफ्थ की मतलब 50th, कि मतलब ये जो आइथ जो टर्म है ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसकी वैल्यू जो है वो फिफ्थ वाला 5वां नंबर भी हो सकता है, 50वां नंबर भी हो सकता है, 500 नंबर भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक मतलब बस एक वेरिएबल हो जाता है। तो इफ़ वी नाउ वांट टू इंडिकेट टर्म एडजेसेंट to the ith term whatever that might be we talk about the I-1 and मतलब यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि अब मान लो हम चाहते हैं कि ये जो ith टर्म है, ठीक है, हमको ये तो नहीं मालूम इसकी वैल्यू क्या है, बट हम इसके आगे पीछे के नंबर की बात करना चाहते हैं कि हाँ इसके आगे वाले को हम प्लस करेंगे, इसके पीछे वाले को प्लस करेंगे। तो इसके आगे पीछे के नंबर को अब किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा, तो इसके आगे और पीछे का हम इस तरीके से दिखा देते हैं कि अगर ये जो I है इसके अंदर हम लोग अगर एक माइनस कर देंगे तो ये पीछे वाला नंबर हो जाएगा, और इसके अंदर अगर एक प्लस कर देंगे तो ये आगे वाला नंबर हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम वापस से हम करेंगे कि तो आगे आगे नंबर हमको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब नोटेशन का इस्तेमाल किया जाता है फंक्शन के अंदर। बाय द सेम टोकन वी कैन टॉक अबाउट अ सीरीज ऑफ टाइम पीरियड सेज द ईयर 2000 2001 एंड 2002। तो इफ वी विश टू रिफर टू द 3 एडजेसेंट ईयर इन any series without indicating which 3 years we can talk about the years ऐसे, मतलब क्या यहाँ पर बोला जा रहा है कि मान लो आप 3 साल के बारे में बात करना चाहते हो, 2000 2001 एंड 2002। अब आप बताना तो चाहते हो 3 साल के बारे में, बट ये नहीं बताना चाहते हो कौन सा साल, ठीक है। हो सकता है आपको पता ही नहीं है या फिर आप नहीं बताना चाहते हो। तो ऐसे टाइम पर हम कैसे करेंगे इसको, वेरिएबल्स में इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले ये पहला साल मतलब देखो पहले अपना ये टी ईयर जो है यानी ये फर्स्ट जो अपना बीच वाला ईयर, उसके पीछे जो आने वाला ईयर है यानी उसमें एक माइनस कर दो तो एक साल उससे पहले, और एक साल उसके बाद करने के लिए उसके अंदर प्लस कर दो टी के अंदर। तो ऐसे आपको तीनों ईयर के बारे में मिल जाएगा वेरिएबल, जिसके अंदर आप टाइम भी नहीं बता मतलब कौन सा ईयर है ये भी नहीं बता रहे हो और आप ईयर भी बता दे रहे हो, ठीक है, मतलब काम भी हो जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं वेरिएबल्स के फंक्शन। कंसिडर अ फंक्शन रिलेशन, यहाँ पर देखो आपको क्वांटिटी प्रोड्यूसेड और जो वर्कर्स होते हैं एम्प्लॉयड एक नंबर ऑफ वर्कर्स उनके बीच का रिलेशन बताया गया है। कि जैसे अगर मान लो जैसे यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया कि यहाँ पर Q इक्वल टू Q और ये W है। अब यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि देखो आपका ये जो Q है ये अपना क्वांटिटी है कि मतलब एक वर्कर जो रहता है कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड आपका ये जो W है ये नंबर ऑफ वर्कर्स है, ओके। तो यहाँ पर ये दिख रहा है, आप इस तरीके से नंबर्स में दिखा सकते हो कि अब
आपकी कंपनी में कितने वर्कर्स काम करते हैं आपको मतलब दिखाना है, तो इस तरीके से आप लिखते हैं बेसिकली। ये मतलब आपको जानना है कि आपके जो वर्कर्स है वो कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर मान लो आपकी कंपनी के अंदर जो है वो 10 है, तो उस हिसाब से फिर जो भी पर आदमी जो है कितना प्रोड्यूस करता है उस हिसाब से आपको मिल जाएगा कि हाँ आपकी कंपनी के अंदर जो है टोटल इतना प्रोडक्शन, इतना आउटपुट जो है वो निकलेगा। ठीक है, तो ये आपको दिखता है, तो वही लिखा है यहाँ पर कि इन जनरल वी कैन राइट क्यू इज इक्वल टू क्यू, और उसके बाद ब्रैकेट में डब्ल्यू लिखेंगे, वेयर जो क्यू रहता है वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है एंड जो डब्ल्यू रहता है वो अपना नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं। तो इफ़ यू विश टू रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट वेयर 10 वर्कर्स वेयर एम्प्लॉय। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर देखो क्यू इज इक्वल टू क्यू डब्ल्यू लिखा गया था। तो ये जो क्यू है ये क्या है, तो ये आपका फंक्शन है। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना आप एफ के बदले में कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे आप एफ ले लो चाहे आप जी ले लो, तो आप यहाँ पर क्यू भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू लिया गया है, आप क्यू भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो यहाँ पर ये है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या लिखा, अब यहाँ पर वापस से वो दिखा गया है। अब जैसे मान लो आपकी कंपनी में 10 वर्कर है, ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो क्यू इक्वल टू और ऐसे 10। ठीक है, कि आपकी कंपनी में 10 वर्कर है। अब उस हिसाब से आप यहाँ पर जब वैल्यू को पुट करोगे, जो भी आपकी वैल्यू रहेगी, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ आपकी कंपनी में कितने लोग होते हैं। अब यहाँ पर तो आपको नंबर पता है कि आपकी कंपनी में कितने लोग होते हैं, बट एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं पता कि आपकी कंपनी में कितने वर्कर्स काम करते हैं, तो ऐसे टाइम पर आप इसको किस तरीके से लिखोगे, तो आप ऐसे टाइम पर इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। देखो इस तरीके से लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि देखो पहली बात तो हमको कितना वर्कर्स है वो नहीं पता हमको, तो हम इसको WI लिख सकते हैं, मतलब ith नंबर के जो है I नंबर के अपने पास वर्कर है, N नंबर के भी लिख सकते हैं, I नंबर के भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। I नंबर के वर्कर हमारे पास कंपनी में काम करते थे पहले। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे पास I नंबर जो है वो प्रोडक्शन होता था। बट अब क्या हुआ, इसके अंदर एक और हमने वर्कर ऐड कर दिया है, तो अब उस हिसाब से अपने पास कितना हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स के रूप में दिखा सकते हैं इस रिलेशनशिप को इन नोटेशन की मदद से। ठीक है, तो ये जो हमारे पास नोटेशंस होते हैं इनकी मदद से हम ऐसे मतलब ऐसे रिलेशनशिप को दिखा सकते हैं जिनकी वैल्यू हमको नहीं पता होती है। ठीक है, तो ये मतलब आसान होता है इकोनॉमिक्स में सॉल्व करने के लिए जो अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। अब देखो यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ फंक्शंस बोला गया है, वैसे तो बुक में और भी चीज़ें बोली गई थी, तो जो मेन चीज़ें हैं मैं वही निकाल के रखा हूँ। तो देखो यहाँ पर बताया गया कि फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो मेनली 2 ही टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। आपने सुना भी होगा कि देखो फंक्शंस जो होते हैं मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव रिलेटेड टू ईच अदर और एक होता है नेगेटिवली रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब एक पॉजिटिव फंक्शन होता है, एक नेगेटिव होता है। अब उसका मतलब क्या होता है, तो पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। कि जैसे देखो कोई द एग्जिस्टेंस ऑफ सम रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल जैसे y एंड x इज डिनोटेड बाय y इक्वल टू एफ एन एक्स। ठीक है, कि मतलब आपको इस तरीके से रिलेशनशिप दिखती है कि y इज द फंक्शन ऑफ x, whereas any price relation may be expressed by a particular form as such as, मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि देखो आपका ये जो फंक्शन है वो आपको अलग अलग प्रकार के दिख सकते हैं। अभी जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फंक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखो y इक्वल टू 2x, ये एक लीनियर फंक्शन है, आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा 10वीं में, तो ये एक लीनियर फंक्शन है। उसके बाद ये जो है y इक्वल टू 4x स्क्वायर है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, ऊपर है, गलती से हो गया नीचे, तो y इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो स्क्वायर आपको पता होगा स्क्वायर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है। एंड दूसरा यहाँ पर y इक्वल टू x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 0.5x क्यूब है। ठीक है, तो ये क्यूबिक अपना फंक्शन है। ठीक है, जैसे अलग अलग टाइप्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो आपके जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। बट अगर आप मेनली देखोगे कि आपके मतलब 2 मेन कौन से प्रकार के, मतलब कौन से फॉर्म के आपके फंक्शंस दिखते हैं, तो देखो इफ़ हम लोग y, अगर मान लो कोई फंक्शन है जिसमें y जो है वो इंक्रीज हो रहा है x के साथ में, मान लो कि मतलब हमने x के अंदर कोई चेंज किया, प्लस किया, ऐड किया, तो उस वजह से आपका जो y है वो भी बढ़ रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे टाइम पर बोला जाएगा कि आपका ये जो रिलेशन है वो पॉजिटिवली रिलेटेड टू ईच अदर वाला रिलेशन है, कि x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कंजप्शन, या फिर मैं आपको बोलूँ सप्लाई एंड डिमांड की। ठीक है, कि अगर सप्लाई डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, तो यहाँ पर दोनों एक साथ बढ़ेंगे। बट वहीं पे अगर मान लो प्राइस और डिमांड की बात करें, तो अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। तो ये जो रिलेशन है जिसमें एक वेरिएबल जो है वो कम हो रहा है तो उसके वजह से दूसरा वेरिएबल जो है वो बढ़ जा रहा है, तो ऐसे टाइम पर जो है
आपका ये जो रिलेशन होता है इसको हम नेगेटिवली रिलेटेड टू ईच अदर बोलते हैं, इसको नेगेटिव रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे दो टाइप्स के मेनली होते हैं, बस इतना ही होता है कि मतलब अगर दोनों एक साथ बढ़ेंगे तो आपको बोला जाएगा वो पॉजिटिव है, और अगर दोनों एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो ऐसे टाइम पर उसको नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है, कि नेगेटिवली रिलेटेड टू ईच अदर है। कि जैसे प्राइस है, अगर आप प्राइस को बढ़ा देते हो, आपकी प्राइस बढ़ रही है तो आपकी डिमांड साथ में नहीं बढ़ेगी, आपकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर उसको नेगेटिवली रिलेटेड टू ईच अदर बोलेंगे। ओके, तो दो मेन फॉर्म्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, ये समझ आ गया होगा। अब तीसरा जो यहाँ पर टॉपिक है वो है एरर टर्म। द एरर टर्म का मतलब क्या होता है कि देखो, हम लोग जब भी कोई भी मतलब वैल्यू निकालते हैं, जैसे अगर आप जैसे कोई भी इक्वेशन देखो, जैसे y इक्वल टू 2x है, हमने जो भी मतलब जितने भी प्रकार के हमने अलग अलग वेरिएबल्स की हमने वैल्यू निकालते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो ज़रूरी नहीं है कि हमको जो वैल्यू मिले वो एकदम करेक्टिव मिले, मतलब एकदम बराबर वैल्यू मिले, ऐसा नहीं होता है। कि आपको जो भी वैल्यू मिलती है उसमें थोड़ा बहुत एरर होता है, मतलब एक मार्जिन ऑफ एरर होता है कि एक पर्टिकुलरली इतना से लेकर इतना के बीच में आपको कोई भी आंसर मिलेगा, आप एक एग्जैक्ट आंसर नहीं ले पाओगे, ठीक है। मतलब आगे पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ थोड़ा 19-20 हो जाता है, ऐसा बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत एरर रहता है, आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता है, ठीक है। अब देखो, वैसे तो फंक्शनल रिलेशन जो रहता है उनको कंसीडर किया जाता है कि ये डिटर्मिनिस्टिक होते हैं। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या होता है कि जिसका आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, जैसे रहता है ना कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर जैसे हम लोग अगर फॉर्मूला में ही देखें डिमांड एंड प्राइस की, क्या अगर आप बोलो कि प्राइस को आपने 5 बढ़ा दी और उस हिसाब से फिर डिमांड जो है वो भी मतलब लगभग मान लो 5 रुपए के हिसाब से बढ़ गई डिमांड जितनी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपको ये रिजल्ट दिख रहे हैं वो डिटर्मिनिस्टिक है, यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि डिमांड हमने प्राइस बढ़ाई तो डिमांड जो है वो मतलब प्राइस बढ़ाई सॉरी, तो हमारी डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो जो जितनी भी कम होगी वो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी जब भी आप कैलकुलेशन करोगे। तो जब ऐसा आपको मतलब एक एक्यूरेट आंसर मिल जाता है तो उसको हम डिटर्मिनिस्टिक बोलते हैं। तो ये माना जाता है कि फंक्शन जो है मतलब उसको कंसिडर किया जाता है कि एक डिटर्मिनिस्टिक ही होता है, इससे आपको वैल्यू करेक्ट मिल जाती है। In the sense that given the value of y we know the value of c exactly। मतलब यहाँ पर कंजप्शन फंक्शन की बात की जा रही है, आपको पता होगा मे भी कि देखो आपका जो कंजप्शन है वो डिपेंड करता है आपके इनकम के ऊपर, ठीक है। इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है। अगर मान लो आपकी जो इनकम है वो बढ़ जाती है तो ऐसे टाइम पर जो है आपकी कंजप्शन भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है आपकी कितनी बढ़ेगी वो आपको बराबर मतलब पूरे ये जो रूल है इस हिसाब से आपको पता चल जाता है, इस फंक्शन की मदद से आपको पता चल जाएगा कि आपकी मतलब कंजम्पशन कितने बढ़ने वाली है, ठीक है। तो इसको डिटर्मिनिस्टिक ही माना जाता है फंक्शंस को। रिलेशंस इन इकोनॉमिक आर सॉलिडम ऑफ दिस शॉर्ट एक्सेप्ट वेयर द डेफिनेशन आर being expressed when an economist say that the world behaves so that f is equal to fx, he does not expect that knowing x will tell him exactly what a y will be, but only that it will tell him that y will be within some margin of error। मतलब क्या यहाँ पर बोला गया है कि देखो, हम इकोनॉमिक्स में जो है ये मान के चलते हैं कि हाँ भाई हमारे पास एक वैल्यू, अगर एक वेरिएबल की वैल्यू होती है तो उसकी मदद से, यानी अगर आपको इस वैल्यू की डिटेल मालूम है, जैसे इनकम के बारे में पता है तो आप कंजप्शन के बारे में पता कर सकते हो। मतलब एक वेरिएबल से, एक नोइंग वेरिएबल से आप एक अननोन वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है। बट इकोनॉमिस्ट ये मान लेते हैं, मतलब उनको पता है कि हाँ भाई यहाँ पर जो भी हमको डाटा मिलने वाला है वो उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर होगा, वो एकदम एक्यूरेट आंसर नहीं होगा, एक मार्जिन ऑफ एरर आएगा, यानी एक अप्रोक्सीमेट आंसर हमको मिलेगा कि लगभग इतनी अपनी मतलब इस रेंज में आपकी जो रहेगी वो आंसर मिलेगी, आपको एक एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा। ओके, तो ये बोला गया कि अब ये जो एरर होते हैं, ये जो प्रिडिक्ट हम करते हैं वाई जो है, जैसे अगर आपके पास एक नॉलेजेबल एक्स वेरिएबल है और उसकी मदद से आप वाई को निकालना चाहते हो, तो ऐसे टाइम पर आपको ये जो एरर्स मिलते हैं वो क्यों मिलते हैं, ठीक है। ये प्रिडिक्शन के अंदर एरर्स क्यों मिलते हैं, तो इसके दो मेनली रीजन बोले गए हैं। फर्स्ट है कि मतलब यहाँ पर बोला गया है कि जो अदर फैक्टर्स रहते हैं वो भी आपके जो वेरिएबल्स हैं उनको अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का हम लोग देखा होगा, आपने लॉ पढ़ा होगा, ये अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, वहाँ पे एक अजम्पशन लिया जाता है, बट रियलिटी में वो अजम्पशन काम नहीं करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि अल्दो वी मे से दैट द क्वांटिटी ऑफ बटर एंड डिमांड इज फंक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द बटर, कि मतलब क्या कि आपकी जो डिमांड है बटर की, जैसे बटर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो आपके मतलब प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने रुपए का बटर रहेगा, उस हिसाब से लोग डिमांड करेंगे। बट यहाँ पर अदर फैक्टर्स भी रहते हैं, जैसे अगर मान लो कोई फेस्टिवल आ गया तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, कोई मान लो अचानक से जो है कुछ मतलब उसके ट्रेंड चलने लगे, ठीक है, सबको ज़्यादा अच्छा लगने लगे, कोई मान लो एक नई रेसिपी आ गई मार्केट के अंदर बटर के मदद से, कोई जो बहुत अच्छा मतलब कोई
डिश है जो बनता है, ठीक है। अचानक से सबके मतलब ट्रेंड चल रहा है कि सब लोग वही वाला बटर वाला ही जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे बटर नान बना रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर लोग ज़्यादा बटर खरीदेंगे और लोग भी बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे मम्मी हमारे लिए भी बटर नान बनाओ, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर घर वाले जो रहेंगे वो उनके मतलब टेस्ट के हिसाब से लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अदर फैक्टर्स भी रहते हैं जिनकी वजह से आपका ये जो प्रिडिक्शन है, यानी कि आप जो ये एक प्रिडिक्शन कर रहे थे, ये जो डिटर्मिनिस्टिक आपका जो वैल्यू निकल रहा था उसके अंदर कुछ एरर हो सकता है। बट ये एरर बहुत बड़ा नहीं होता है, एक मार्जिन ऑफ एरर होता है, यानी एक लगभग आगे पीछे का थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा उसमें गलतियां नहीं होती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे आंसर होता है। तो वी नो दैट द अदर फैक्टर विल आल्सो इन्फ्लुएंस दिस डिमांड और चेंज इन द प्राइस ऑफ द मार्जिन विल सर्टेनली अफेक्ट द डिमांड फॉर बटर। यानी क्या कि यहाँ पर बोला गया है मैग्रीन, मतलब यहाँ पर मैग्रीन बोला गया है, सॉरी मार्जिन मैंने पढ़ लिया, कि अगर मान लो एक इसका सब्स्टिट्यूट गुड है, उसके अंदर अगर कोई प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो उस वजह से जो आपकी डिमांड भी जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर सिर्फ प्राइस ही डिमांड के लिए फैक्टर नहीं होता है, अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड हो गया, उसके बाद मार्केट ट्रेंड हो गया, लोगों के टेस्ट हो गया, तो ऐसे लोगों की इनकम हो गई। तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी जो डिमांड है उसको अफेक्ट करते हैं, सिर्फ प्राइस नहीं करता है। जिसकी वजह से अगर सिर्फ आप प्राइस को लेकर अपनी जो डिमांड है उसका आंसर ढूंढने निकलोगे तो ऐसे टाइम पर जो है आपको आंसर जो है वो एक्यूरेट नहीं मिलेगा, उसमें कुछ एरर दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्यू बी लिखा है, क्यू बी मतलब क्या, ये क्वांटिटी डिमांडेड है और ये बी मतलब बटर, ठीक है। तो क्यू बी डिमांडेड और ये एफ अपना फंक्शन और पी अपना प्राइस है बटर का, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर यही बोला गया है कि इवन दो द प्राइस ऑफ द बटर डूज नॉट चेंज, कि अगर प्राइस हम चेंज नहीं भी करते और अगर उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसके अंदर प्राइस चेंज आ जाता है तो उसकी वजह से भी आपकी डिमांड जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये पहला रीज़न होता है। तो दस वी डू नॉट एक्सपेक्ट टू फाइंड अ परफेक्ट रिलेशन बिटवीन जो क्वांटिटी डिमांडेड है बटर एंड द प्राइस ऑफ बटर, दैट विल अलो अस टू प्रिडिक्ट क्वांटिटी डिमांडेड एग्जैक्टली फ्रॉम द नॉलेज ऑफ प्राइस, ठीक है। कि अगर आप प्राइस की मदद से निकालना चाहते हो क्वांटिटी की तो मतलब आपको एक एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा बहुत एरर उसमें मिलेगा। उसके अंदर बात देखो, दूसरा यहाँ पर रीज़न बोला गया, सेकंड रीज़न ये है कि वी कैन नेवर मेजर अवर वेरिएबल एग्जैक्टली। यानी क्या, देखो कि देखो आप जब भी हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व करके हम जो भी वैल्यू निकालते हैं हम कभी भी एक एक्यूरेट मेजर जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमको रियल लाइफ में मतलब हम एक रियलिटी में कर नहीं रहे। जैसे अगर मान लो आप प्राइस की बात करते हो कि चलो प्राइस ही लेते, बाकी सारे फैक्टर हटा दो, ठीक है, सारे फैक्टर हटा दो, प्राइस और डिमांड ही है, तब भी लोग जो है अलग अलग, अगर मान लो आप एक मार्केट में जाते हो, ठीक है, एक मार्केट में जाते हो, वहाँ पर बोलते हो कि हाँ भाई 10 रुपये का आलू जो है वो बेच रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर मान लो लोगों ने 100 किलो आलू खरीद लिए, ठीक है, 100 किलो आलू बिक गया। अब यही सेल्स आपने सोचा यही स्ट्रैटेजी मैं दूसरी जगह भी अपना लेता हूँ, ठीक है, दूसरी जगह भी आप गए, वहाँ पर भी आपने क्या बोला कि चलो 10 रुपये आलू जो है वो लेके जाओ। अब वहाँ पर ज़रूरी थोड़ी वहाँ पर भी 100 ही होगा, वहाँ पर आपको वैल्यू जो है वो आगे पीछे मिल सकता है। हो सकता है वहाँ पर मान लो आपको 90 किलो ही बिके, या फिर हो सकता है 110 किलो बिक गए, ठीक है, तो कितना भी बिक सकता है, आगे पीछे थोड़ा बहुत होगा ही, एकदम बराबर आपको हर जगह नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत मतलब रियलिटी में देखोगे तो हम कभी भी एक एक्यूरेट आंसर नहीं निकाल सकते, हमेशा आगे पीछे निकलेगा ही थोड़ा बहुत। सो दैट इवन इफ वी एक्स इज द ओनली cause of y, our measurement will give various y's corresponding to the same x। यानी क्या कि हमको सेम x मतलब अपना जो x है वो उतना का उतना ही है, मतलब सिर्फ x ही अपने y को मतलब x जो है यानी ये बेसिकली प्राइस जो है वो ही सिर्फ अपनी डिमांड को जो है यानी ये जो y है इसको अफेक्ट कर रहा है, तब भी आपको हर बार जो है एक्स, मान लो आपने 10 रुपये आलू ही ले रहा, तब भी आपको ये जो सेल जो है यानी क्वांटिटी डिमांड जो है वो हर बार आपको थोड़ा बहुत अलग ही मिलेगी। जैसे कहीं पे जाओगे तो 100 किलो बिकेगा, तो कहीं पे जाओगे तो 90 किलो बिकेगा, तो कहीं पे जाओगे तो 110 किलो बिकेगा। तो आपको हर बार जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे आपको नंबर्स मिलेंगे। तो इन केस ऑफ द डिमांड फॉर बटर आवर एरर ऑफ मेजरमेंट माइट नॉट बी सो लार्ज, मतलब जैसे यहाँ पर बताया गया है कि ये जो बटर का, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर आपका ज़्यादा का फर्क नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत का ही फर्क होगा, एक मार्जिनल एरर होगा हल्का फुल्का। जैसे मैंने बोला था 100 निकलेगा बट आपका आंसर आ गया 98 आ गया, या 101 आ गया, या 102 आ गया, ऐसे हल्का फुल्का फर्क रहेगा, ज़्यादा का फर्क नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कंजप्शन फंक्शन की, ठीक है, जैसे इन केस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल स्पेंडिंग ऑन कंजप्शन गुड्स एंड टोटल इनकम अर्नेड इन द नेशन, यानी क्या कि अगर हम कंजप्शन फंक्शन की बात करें तो वहाँ पर आपको ये जो गैप है, ये जो मार्जिन ऑफ एरर होता है, ये थोड़ा बड़ा दिख सकता है, मतलब काफ़ी बड़ा दिख सकता है। कि अगर आपने अजम्पशन दिया था कि आपका खर्चा 100 रुपया होगा, बट आपने देखा कि लोगों ने तो खर्चा सिर्फ
₹80 ही किया, या फिर लोगों ने खर्चा तो ₹150 कर दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर गैप बड़ा दिखता है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा दिख जाता है गैप। तो वी मे दस ऑब्जर्व वेरियस वैल्यूज ऑफ सी एसोसिएटेड विद द सेम मेजर वैल्यू ऑफ वाई, कि आपको इनकम उतनी ही रहेगी फिर भी खर्चा आपको दिखेगा कि ज़्यादा कोई कर रहा है, कोई खर्चा कम कर रहा है। तो नॉट बिकॉज सी इज वेरिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द वाई, बट बिकॉज आवर एरर ऑफ मेजरमेंट इज इट सेल्फ वेरिंग फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, कि मतलब टाइम टू टाइम जो है वो अलग अलग वैल्यूज ले रहा है कंजप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर मेनली यही है कि आप कभी भी मतलब आप एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, मेजर नहीं कर सकते वेरिएबल्स को, ठीक है, ये रियलिटी के अंदर। ओके, तो यही है सेकंड है। पहला तो वही है कि अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, एंड दूसरा है कि हम रियलिटी में मेजर कर ही नहीं सकते कभी भी एक एक्यूरेट आंसर। ओके, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग रहते हैं ना, प्रोबेबिलिटी हो जाती है अलग अलग, तो आप कभी भी निकाल नहीं सकते, वो बोला गया है। If all the other factors that then x that affect the measured value of y are summarized into an error term, यानी क्या कि देखो हम ये कर सकते हैं कि देखो जितने भी x को छोड़कर जो अदर फैक्टर्स है, जैसे इनकम हो गया अपना, बाकी जितनी भी अदर फैक्टर्स है, उन सबको हम एक एरर टर्म मान सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है यही एरर लेके आ रहे हैं अपने फंक्शन के अंदर। तो उस एरर को हम इसे ई की तरह लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम एक ग्रीक लेटर है जिसको एप्सिलॉन बोला जाता है, जिसका मतलब होता है एरर, ठीक है। तो ये जो एरर टर्म है इसका इस्तेमाल करते हैं मेनली, देखो ये हर एक फंक्शन के अंदर होता है, जैसे यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर आप देख सकते हो इसका इस्तेमाल किया गया है। बट जो इकोनॉमिस्ट होते हैं इसको दिखाते नहीं है, ठीक है। देखो इकोनॉमिक इन थ्योरी दिस एरर टर्म इज ऑलमोस्ट ऑलवेज सप्रेजेड, मतलब हर एक जो इकोनॉमिस्ट होता है वो अपने मॉडल्स के अंदर नहीं दिखाता है इसको, इस एरर को हटा देता है, ठीक है। वो मान के चलता असम्पशन ले लेता है कि ये सारी चीज़ें जो रहे कॉन्स्टेंट रहेगी, यानी इस असम्पशन को, इस एरर को ही हटा देता है वो अपने मॉडल्स के अंदर, ठीक है। तो एंड वी प्रोड्यूस एज इफ आवर फंक्शनल रिलेशन वेयर डिटर्मिनिस्टिक, कि हम ये मान के चलते हैं कि अपना जो भी फंक्शन का आंसर आएगा, वैल्यू आएगी, वो डिटर्मिनिस्टिक रहेगी, यानी आपको एक पैटर्न देखकर आप पता कर सकते हो आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर बोथ व्हेन इंटरप्रेटिंग अ थ्योरी इन टर्म ऑफ द रियल वर्ल्ड एंड व्हेन टेस्टिंग अ थ्योरी अगेंस्ट फैक्ट that the deterministic formula is a simplification. The error term is present in all the functional relation in economics. Mainly मतलब यहाँ पर ये बोला गया कि मतलब देखो नॉर्मली तो सारे इकोनॉमिक्स जो रहते हैं इसको हटा देते हैं, बट रियलिटी में देखोगे तो ये हर एक वेरिएबल मतलब हर एक जो फंक्शन रहता है उसके अंदर ये एरर टर्म जो रहता है वो रहता है, ठीक है। बस बाकी कुछ इकोनॉमिक्स जो रहते हैं उसको सप्रेस कर देते हैं, मतलब हटा देते, दिखाते नहीं कि हाँ इसके अंदर एरर भी है, उसको अजम्पशन ले लेते हैं कि नहीं ये एरर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है, देखो ये लास्ट में का लाइन बोला गया है, ये देखो फंक्शंस जो होते हैं उसको जो मतलब जो फंक्शंस होते हैं उनको हम अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उसको मैथमेटिकली इक्वेशन बनाकर ही दिखाएं, हम फंक्शंस को अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं, हम वर्ड्स में लिखकर दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको वर्ड्स में बताया था वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब बेसिकली यहाँ पर हम जैसे रहता है ना, हम एक वर्ड प्रॉब्लम दे देते, तो वर्ड्स में भी दिखा सकते हो आप फंक्शंस को, आप ग्राफ में भी दिखा सकते हो। नॉर्मली हम ग्राफ में दिखाते हैं कि कैसे अगर मान लो आप जो है अपनी प्राइस को इतना कर दोगे तो आपकी डिमांड इतनी हो जाएगी, अगर आप प्राइस को कम कर दोगे तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राफ की मदद में भी दिखा सकते हैं फंक्शन को। देखो मैंने पहले ही आपको बताया फंक्शन जो है वो क्या है, एक्सप्रेशन है, दिखाता है। अगर देखो ग्राफ के अंदर आपको ये दिखाया जा रहा है कि कैसे एक वेरिएबल जो प्राइस है वो आपकी डिमांड को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये जो दिखाया जा रहा है इसी को तो हम फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो और इन मैथमेटिकल इक्वेशन में भी दिखाया जा सकता है, ओके। उसके बाद देखो अब लास्ट एक टॉपिक है जो है डिराइविंग इम्प्लीकेशन फ्रॉम फंक्शनल रिलेशनशिप। मतलब क्या कि एक बार सारी चीज़ें हो जाती है, अब हमें क्या करना, जैसे अगर कोई भी फंक्शनल रिलेशनशिप बन जाता है आफ्टर लेइंग आउट द फंक्शनल रिलेशन, यानी एक फंक्शनल रिलेशन आपके पास आ जाता है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप जो है आपको मिल जाती है, तो ऐसे टाइम पर आप क्या करना रहता है, तो द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिस्कवर व्हाट दे इम्प्लाई, ठीक है, कि आप ये क्या दिखाते हैं आपको, कि जैसे मतलब बेसिकली इसका टेस्ट करने का रहता है, वही चीज़ बोली जा रही है कि हम फंक्शनल रिलेशंस का टेस्ट करते हैं। जैसे कोई भी फंक्शन ले लो, जैसे अपना कंजप्शन का है या डिमांड का फंक्शन हो गया, तो उसको हम टेस्ट करेंगे कि इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉजिकल डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं, डिडक्शन एक मतलब अप्रोच होता है कि कोई भी थ्योरी है जो प्रैक्टिकल नहीं है, हाइपोथेटिकल है, जिसको आप कह सकते हो रियलिटी में टेस्ट नहीं कर सकते, आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते हो,
बट आप उसको थेरोटिकली प्रूव कर सकते हो, कह सकते हो मतलब ऐसे मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो, बट रियलिटी में आप टेस्ट नहीं कर सकते हो कोई चीज़ को, ठीक है। तो ऐसे जैसे अब मान लो जैसे ब्लैक होल हो गया या फिर रहता है ना बिग बैंग हो गया, तो अब जैसे बिग बैंग थ्योरी है तो अब उसको हम लोग सिर्फ मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, उसको थ्योरी में दिखा सकते हैं, एक हाइपोथेसिस दे सकते हैं, बट रियलिटी में थोड़ी उसको मतलब टेस्ट करके दिखा सकते हैं कि जाकर हम किसी जगह पर कोई स्पेस को फोड़ के आ गए, ठीक है। तो डिडक्शन अप्रोच में मतलब होता है जब हम लोग किसी थ्योरी को जो है हाइपोथेटिकली प्रूव करते एक पेपर के ऊपर, कह सकते हो, ठीक है। पेपर के ऊपर मतलब हम लोग लिख कर टेस्ट करते हैं उसका, ठीक है। उसको हम रियलिटी में टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे अब इकोनॉमिक्स के होते तो इकोनॉमिक्स में क्या है, जैसे प्राइस डिमांड है तो आप असली में थोड़ी जाके प्राइस कम करके आके चेक करके आओगे, आप सिर्फ बुक के अंदर किताबों के अंदर चेक करोगे, ठीक है। तो ये इसलिए डिडक्शन बोला जाता है। तो डिडक्शन फ्रॉम द थ्योरी आप मानी इसका टेस्ट करोगे। इकोनॉमिस्ट में अगेन एम्प्लॉय वर्बल, ज्योमेट्रिकल और मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रीजनिंग, मतलब किसी भी प्रकार से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं वो वर्बल या फिर ज्योमेट्रिक मतलब अपना ग्राफ बनाकर या फिर मैथमेटिकली जो है इक्वेशंस की मदद से भी जो है इनको टेस्ट कर सकते हैं इन थियरीज को। द मेन जो मेन कंसर्न होता है अपना वो ये रहता है इंश्योर करना कि जो भी रीजनिंग हम दे रहे हैं इस प्रोसेस में यानी डिडक्शन के अंदर वो करेक्ट होना चाहिए, उल्टा पुल्टा नहीं करने का काम। सो दैट द डिडक्शन आर एक्चुअली इम्प्लाइड बाय द थ्योरी एंड एफिशिएंट सो दैट एवरीथिंग दैट इज इम्प्लाइड बाय द थ्योरी इज डिस्कवर्ड, कि मतलब जो भी थ्योरी के अंदर बोला गया है वो सारी चीज़ें हमको मिल जाए। तो इसलिए हमें उसको अच्छी तरीके से करेक्ट वे में जो है उसका मतलब बेसिकली कह सकते हो इम्प्लीकेशन करना है। ओके, तो यहाँ पर अपना ये फर्स्ट लेक्चर फिनिश होता है मीनिंग ऑफ फंक्शंस। में भी आपको समझ आ गया होगा, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसमें मीनिंग काफ़ी बड़े थे, इसमें क्या क्या अलग अलग टॉप मतलब पॉइंट्स थे, इसलिए काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया। सो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस है उनको देखेंगे, वो भी थोड़ा अच्छे से डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें भी टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं 20 मिनट में हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने जितने भी दोस्त लोग हैं उसके साथ शेयर कर दो, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप कोई भी डाउट रहेगा वो पूछ सकते हो। एंड कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आप डेली कितना घंटा पढ़ते हो, ताकि हमको पता चले कि हाँ आप डेली कितना घंटा पढ़ते हो। तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दे देना। एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप चाहते हो कि हमें सपोर्ट दिखाना कि हाँ हम भी मोटिवेटेड हो वीडियो को डालने के लिए डेली, तो अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। इसे अपना ही चैनल समझो, तो अपना चैनल समझ के अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। एंड आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए रहेगा तो वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। अभी कुछ लेक्चर्स के पहले के वो टेलीग्राम पे PDF नहीं आए हैं, तो मैं उसको भी अभी डाल दूंगा, ठीक है। तो वो सारे आपको PDF जो रहेंगे वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप PDF को ले सकते हो स्टडी पर्पज़ के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।